और अब बात देश के आर्थिक सेहत के रिपोर्ट कार्ड की। आम बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे में अगले वित्त वर्ष में 2023-2024 में 6 से 6.8% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक हालात पर निर्भर करेगा। नॉमिनल टर्म में बेसलाइन जीडीपी का 11% ग्रोथ का अनुमान है, जबकि रियल टर्म में बेसलाइन जीडीपी का 6.5% ग्रोथ का अनुमान है। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 Highlights, and Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने 1 घंटे 2 मिनट तक चले अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। ये सरकार बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जहां गरीबी ना हो और मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की बात कही। मुर्मू ने रेहड़ी वालों की बात कही तो 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का भी जिक्र किया। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल। वहीं सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन में तकरार तो होगी ही, लेकिन तकरीर भी होनी चाहिए। मोदी ने कहा, विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है। हम बहुत अच्छी तरह मंथन करके देश के लिए अमृत निकालेंगे। हमारे देश के बजट पर विश्व की नजरें हैं। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें होंगी। हमारे देश की ओर दुनिया आशा से देख रही है। हमारा लक्ष्य देश पहले, देशवासी पहले होना चाहिए। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट सत्र में हम चीन के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी और सीमा विवाद के मुद्दों को उठाएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर आए राहुल गांधी को बधाई देने के बजाय केंद्र केवल उन्हें कोस रही है। इस सत्र में बहुत से मुद्दे हम उठाने के लिए तैयार किए हैं, खास करके जो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो मुद्दे पहले से भी है। उस साथ ही साथ जो ये देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो LIC का हो, SBI का हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में आज प्रसिद्ध खीर भवानी मंदिर में दर्शन किए।
बताया जाता है कि राहुल प्रियंका श्रीनगर से 28 किलोमीटर दूर मध्य कश्मीर के जिले में तुलामुला इलाके में स्थित मंदिर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें खीर भवानी मंदिर की कश्मीर में जो श्रीनगर में है, और यहां प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। जगह का नाम है गांधीरबल। महाराष्ट्र के पुणे में आज सुबह एक कबाड़ के कारखाने में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा थी कि पास का एक अस्पताल भी इसकी चपेट में आ गया। दमकल विभाग की टीम ने तुरंत अस्पताल से 19 मरीजों को आनन फानन में बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ। और ये खबर डूंगरपुर जिले से है, जहां बेणेश्वर धाम पर पूजा अर्चना कर रहे पंडितों को डराने धमकाने और भगवाने का मामला सामने आया। बता दें कि डराने धमकाने वाला एक सरकारी स्कूल का टीचर है। पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें सरकारी टीचर खुलेआम धमकी देता नजर आया और पंडित हाथ जोड़कर उससे समझाइश करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीचर साल भर पहले एक एक्सीडेंट के मामले में रोड जाम करने में भी आरोपी है। वहीं पंडितों को डराने धमकाने की घटना के बाद से बेणेश्वर धाम पर पूजा करने वाले पंडितों में डर का माहौल है। वो बताओ ना हमको, क्या लूट है? पब्लिक को पूछो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी फरीदाबाद के सोना से राजस्थान के दौसा तक के करीब 210 किलोमीटर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन होने के बाद जयपुर से दिल्ली का सफर घटकर 2 घंटे का रह जाएगा। पिछले दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जल्द होने की बात कही थी। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1350 किलोमीटर है। एक और जरूरी बात यह कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में एंट्री लेते समय टोल नहीं कटेगा। जब आप हाईवे छोड़ेंगे तो टोल का भुगतान आपको करना होगा। एक्सप्रेसवे पर जितना सफर करेंगे उतना ही टोल आपको देना होगा। जयपुर से दिल्ली 2 घंटे में, जबकि जयपुर से मुंबई का सफर 10 घंटे में पूरा होगा। देश की पहली इलेक्ट्रिक लेन भी इसी एक्सप्रेसवे पर बनाई जानी है। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, जिसे भविष्य में जरूरत के हिसाब से 12 लेन का किया जा सकेगा। यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यह प्रगति का एक्सप्रेसवे है। मायानगरी मुंबई से देश की राजधानी दिल्ली को यह एक्सप्रेसवे जोड़ेगा और 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। यह जो मेरे पीछे आप एक्सप्रेसवे देख पा रहे हो, यह एक 1380 किलोमीटर का एक्सप्रेस है और दौसा से दिल्ली तक का खंड यह बनकर पूरी तरह तैयार है और इस पर 12 फरवरी से वाहन दौड़ने लगेंगे। खास बात यह है कि यह 8 लेन का एक्सप्रेस है और यह दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो आगामी फ्यूचर में इसे 12 लेन का एक्सप्रेसवे किया जाएगा। ऐसे में जैसे जैसे ये समय आएगा तो ये लोगों को काफी फायदा होगा इस एक्सप्रेसवे से और यह कई राज्यों को जोड़ने वाला है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है। ऐसे में कई देश के कई राज्यों के लिए यह आर्थिक प्रगति का आधार होगा। हम जिस जगह पर खड़े हैं यह बांडारेज मोड़ का इलाका है और यहाँ से जयपुर और आगरा को कनेक्टिविटी मिलेगी। ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हो ये नेशनल हाईवे 21 है। ऐसे में नेशनल हाईवे 21 पर ये जो वाहन जा रहे हैं ये जयपुर की तरफ वाहन जा रहे हैं। ऐसे में जयपुर से दिल्ली की दूरी इस एक्सप्रेसवे को बनने के बाद केवल 2 घंटे की रह जाएगी। ऐसे में आगामी दिनों में जयपुर से दिल्ली केवल 2 घंटे में सफर तय हो पाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट में रेंचो बने आमिर खान का किरदार जिस शख्स से प्रभावित था, उसी सोनम वांगचुक ने हिमालय बचाओ मुहिम शुरू कर दी है। सोनम वांगचुक लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर बड़े आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना है कि वहां सिर्फ एलजी की मनमानी चल रही है।
3 साल से कोई काम नहीं हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख में बढ़ते उद्योगों और पर्यटन को लेकर चिंता जताई है। उनका मानना है कि लद्दाख और अन्य हिमालयी क्षेत्रों को औद्योगिक शोषण से सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि बढ़ते उद्योगों के चलते पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सोनम वांगचुक के आंदोलन की गूंज धर्मशाला तक पहुंच गई। दलाई लामा की शरण स्थली मैक्लोडगंज में बड़ी संख्या में रहने वाले तिब्बती समुदाय ने सोनम वांगचुक के मुहिम को अपना समर्थन दिया है। जो धर्मशाला में बाकी यहाँ पहले से रहते थे, आपको पता है कि इसी वक्त बर्फ इतना लग जाते। मैं यहाँ 1982 में आया, यहाँ इतना बर्फ थे और हम टूरिस्ट के साथ बर्फ गोला बना के टूरिस्ट के साथ खेलते थे। सियासी तलखी से इतर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखनी हो तो अयोध्या के इस दरगाह में चले आइए। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक विश्वविख्यात सूफी संत हजरत शेख अहमद अब्दुल हक के 606वें उर्स पर दुनिया भर में फैले मखदूम साहब को मानने वाले यहां अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। 1947 में जब देश बदला, जमीन बदली, तब भी आस्था नहीं बदली। आस्था भी ऐसे कि सीमाओं की बंदिशें टूटती रही। आस्था का यह केंद्र रामनगरी के रुदौली में है। सूफी संत शेख मखदूम अहमद अब्दुल हक मखदूम की दरगाह पर पाकिस्तानियों के अलावा दुनिया के कई देशों के जायरीन भी अपना सिर झुकाते हैं। मुल्कों के रिश्तों में तलखी भले रही हो, लेकिन जायरीनों की आस्था में कभी कमी नहीं आई। ये तकरीबन 600 साल पुरानी खानका है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जनवरी के फर्स्ट वीक में हज़रत का उर्स संपन्न हुआ और यहाँ पूरे हिंदुस्तान से और बाहर मुल्कों से भी लोग यहाँ आते हैं हाज़िरी देने के लिए बाबा की दरगाह में। देखिए, कोई भी खानकाह हो, उसका यही मिशन है कि सारे धर्म के लोग यहाँ आएँ। सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों के लिए खानकाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं और ता क़यामत खुले रहें। आप पे कम गाला तो 200 साल से हम आ रहे हैं। क्या मन्नतें मुरादें थी आप लोगों की यहाँ पे? कहते बाबा से जो कहते हैं तो वही कहते, ये पेड़ लोग हम लोग की मुरादें पूरी करते हैं। कहते अल्लाह से करीब ये हैं, कहते दुआ करते हैं। ख्वाजा करीम नवाज केतिया का उर्स आज 6 तारीख है, बहुत मजमा वहाँ पे आज है। फुटबॉल सामूहिक खेल जो सामान्यतः एक आयताकार घास या कृत्रिम घास के मैदान पर खेला जाता है, जिसके दोनों छोरों पर एक एक गोल होता है, लेकिन यहां नजारा बिल्कुल अलग है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा की हैं। पंपोर में खिलाड़ी स्नो फुटबॉल का आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये मौज मस्ती का आयोजन नहीं है। इसके पीछे का मकसद जानने लायक है। सचमुच बर्फ से ढके पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के अलावा कश्मीर के बारे में जानने और प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ है। हम यहाँ पे इतिहाद फुटबॉल एकेडमी चला रहे हैं। हमारे 12 महीने फुल यहाँ पे प्रैक्टिस होती रहती है। बट हमने समर ये विंटर्स में हमने स्नो कोचिंग कैंप रखा है, जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती से आज बर्फ़ की वजह से हमारा ये स्नो कैंप हुआ, अच्छे से हुआ और सभी बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। बर्फबारी से पुलवामा के केसर उगाने वाले किसानों के चेहरे खिल उठे। मैदानी इलाकों में गेहूं को जैसे ठंड से फायदा होता है, वैसे ही केसर को बर्फबारी से फायदा होता है। किसान बताते हैं कि चारों ओर फैली बर्फ से तमाम पौधे जल जाते हैं, जबकि केसर और खिल उठता है। एकलौता ऐसा पौधा है जिसे खिलने के लिए -डिग्री टेम्परेचर चाहिए। हम अगर सैफरान की बात करें, सैफरान एक ऐसा वाहिद क्रॉप है जिसके लिए लाजमी एक ठंडी चिल्ली, जिसको हम कहते हैं चिल्ली, और बर्फ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हर एक क्रॉप प्लस टेम्परेचर में उगता है, लेकिन वाहिद सैफरान एक ऐसा क्रॉप है जो माइनस टेम्परेचर में उगता है। तो यही आपने सुना ही होगा कि पुराने लोग कहते थे हमारे पास बहुत ज़्यादा ये क्रॉप निकलता था, जो वारिया ज़्यादा बरकत था सजनानिस कशीर पर। तो क्या हुआ है वजह 2014 से एकदम थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया। वैसा अब जो चिल्ली है ना, जिसको चिलाई करान कहते हैं, वंद रोज जिसको कहते हैं हम, वो अब वैसा देखने को नहीं मिलता है 2014 के बाद। अगर आपको में याद होगा 2020 में थोड़ा कठिन एक चिलाई कलान हुआ है, मतलब सारे नाल वगैरह जम गए थे, तो उस साल एक अच्छा क्रॉप देखने को मिला था।
उसका वजह यही था कि ये जो अल्लाह की जन्नत की घास हम इसको कहते हैं, जो ये फूल है, ये बनता ही है माइनस टेम्परेचर की मौसम में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि राज्य की अगली राजधानी विशाखापट्टनम होगी। दरअसल 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किए जाते वक्त हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की साझा राजधानी घोषित किया गया था। यह समय अब पूरा हो चुका है। इसके बाद में हैदराबाद को तेलंगाना को सौंपे जाने का निर्णय हुआ। ऐसे में आंध्र प्रदेश को 2024 से पहले ही राजधानी का ऐलान करना था। बता दें कि इससे पहले चंद्रबाबू नायडू की तेदेपा सरकार ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की अगली राजधानी घोषित किया था। हालांकि जगनमोहन सरकार ने अब विशाखापट्टनम को राजधानी बनाने का ऐलान किया है। एमपी के मुरैना से यह खबर है। राजस्थान पुलिस के साथ की गई मारपीट। मुरैना के रेलवे स्टेशन पर मारपीट हुई। 12 से ज्यादा लोगों ने मारपीट की। दादर अमृतसर ट्रेन से उतारकर मारपीट की गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये तस्वीरें राजस्थान पुलिस थी और जिनके साथ इन 12 से ज्यादा लोगों ने मारपीट की। मुरैना मध्य प्रदेश स्टेशन की घटना है और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जिनके साथ मारपीट हो रही है पुलिस की वर्दी में भी है। हालांकि अब तक ये कारण समझ में नहीं आया कि यह जानकारी नहीं मिल पा रही कि मारपीट क्यों हुई, लेकिन राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ ये मारपीट की गई है। और ये खबर अलवर से। किशनगढ़ बास में पुलिस पर पथराव। अज्ञात बदमाशों ने गैंगरेप के बाद आरोपी को छुड़ाया। पथराव में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी चोटिल हुए। घरों में घुसकर पुलिस ने अपनी जान बचाई। गैंगरेप के आरोपी को पुलिस पकड़ने गई थी। तो ये पुलिस पर पथराव बताया जा रहा। अज्ञात बदमाश थे, गैंगरेप के आरोपी को छुड़ाने गए थे। अलवर की यह घटना है। इसमें 12 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोट आई है। घरों में घुसकर पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई। रूटीन के बारे में थाना किशनगढ़ की पुलिस गई थी। 11 आरोपी को पकड़ लिया था। पकड़कर जब लाने लगे तो वही उनके परिजन में 50-60 आदमी औरतों ने पुलिस पर हमला करके आरोपियों को छुड़ा लिया। इस संबंध में थाना पर मुकदमा दर्ज किया गया। जयपुर से बड़ी खबर। किरोड़ी लाल मीणा का धरना आज भी जारी। 8वां दिन है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल आगरा रोड पर धरना दे रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक मामले की जांच को लेकर धरना चल रहा है। आज उनका 8वां दिन है। पिछले 8 दिनों से लगातार वो धरने पर बैठे हैं और पेपर लीक मामले की सरकार से सीबीआई जांच की अनुशंसा चाहते हैं। देखो, 4 दिन पहले गृह राज्य मंत्री जी आए थे तो उन्होंने ये कहा था कौन कौन आरोपी बच गए उनकी हम जांच करा लेते हैं और कोई कितना ही बड़ा हो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैंने लिख के उनको दे दिया। अब कार्रवाई तो उनको करनी है और मैंने यहाँ तक कहा था आप मुख्यमंत्री जी से पूछ लो। मैंने सब पूछ लिया, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। तो उसके बाद सरकार की तरफ से हमें कोई मैसेज नहीं किया गया, न बात की गई, न कोई संपर्क किया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर लगातार धरना चल रहा है। आंदोलनकारियों ने 1 फरवरी को बड़े आंदोलन की घोषणा की है। इस धरने में करीब 50 गांव के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। लोगों का कहना है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ने से ज्यादा बंद रहने लग गई है। ट्रेनों के आवागमन की वजह से बार बार बंद होने से यहाँ पर लंबा जाम लग जाता है। आपातकालीन स्थितियों में एम्बुलेंस जैसे वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके ओवरब्रिज की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। डूंगरगढ़ से बिदासुर जाने वाली सड़क पे ये रेलवे फाटक है और ये सड़क पे अभी नई सड़क बनी है। इस पे ट्रैफिक बढ़ा है और ये फाटक बाहर 24 घंटों में 12 घंटे हम तो बंद देखते हैं इसको।
और ये हमारे जो 35-40 गांव है, ये सिंचित कृषि क्षेत्र है, यहाँ हमारे मशीनरियों से काम होते हैं। और ये खबर कोटा से, जहां फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले कोचिंग छात्र के शव का देर रात को पोस्टमार्टम करवाया गया। माहौल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। बताया जा रहा है कि छात्र लंबे समय से तनाव में था। कोचिंग नगरी में कल एक और कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जानकारी के मुताबिक मृतक यूपी के प्रयागराज का रहने वाला था। आया था, जो कमरा इसका बंद था, कमरे को हमने खुलवाया पिताजी के सामने, तो ये अंदर हैंगिंग किया हुआ लटका हुआ मिला है। ये अगस्त 2022 से यहाँ अपनी नीट की तैयारी कर रहा था और इसकी उम्र लगभग 22 साल है और रेगुलर स्टूडेंट के रूप में तैयारी कर रहा था। उस नोट में लिखा हुआ है कुछ आध्यात्मिक टाइप की बातें, जैसे आदमी थोड़ा डिप्रेशन में होता है उस टाइम पे जैसे सोचता है बातें, ऐसी बातें लिखी हुई है। उसके संबंध में पूरी स्टडी करके जाँच कर रहे हैं। महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पाथवेज टू ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्सेशन विद बापू नामक पुस्तक के माध्यम से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। पुस्तक समकालीन विश्व के मुद्दों के बारे में डॉक्टर वेद व्यास कुंडू और मुनज्जर शाह द्वारा लिखी गई है। पुस्तक वर्तमान समय की चिंताओं के समाधान खोजने के लिए गांधी की शिक्षाओं को दर्शाती है। वरिष्ठ गांधीवादी कुमार कलानंद मणि कहते हैं कि लेखकों ने उन 20 प्रमुख समस्याओं को सूचीबद्ध किया है जिनका सामना आज दुनिया कर रही है और इन सभी समस्याओं के गांधीवादी विकल्प प्रदान किए हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी महेश्वर शर्मा का कहना है कि बहुत ही सरल शब्दों में लेखकों और संपादक ने उन सिद्धांतों को सामने लेकर आए हैं जिसके लिए महात्मा गांधी जीवन भर कोशिश करते रहे थे। This unique conversational format book of more than 20 chapters had taken gist from Gandhi's concepts to solve today's problems, which are very complex and which are often at competition with each other. In very simple words, the authors and the editor, they have brought out the principles for which Mahatma Gandhi strived throughout his life and which are essential, which are rather required to be adopted in today's life. The book will serve its purpose, I hope, and I wish good luck to the trial. The author of this book, Dr. Ved Vyas Kundu and Ms. Munazza Shah, have listed 20 core problems the world is facing today and have provided Gandhian alternatives to all these problems. Therefore, this book has become very relevant for all those who are looking for the solution of these problems world over. I thanks to the author for coming out a very interesting book which provides a lot of insights of not only about the problem but also about the non-violent and sustainable solution of it. पोखरण में मरु महोत्सव 2023 की तैयारियां लगभग पूरी होने वाली हैं। 2 फरवरी को मरु महोत्सव का विधिवत आगाज होगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया है। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने महोत्सव को सफल बनाने के लिए कमान संभाल रखी है। इस महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शहर को पोस्टरों, बैनरों और आकर्षक लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। सिंगर मिलिंद गाबा, आस्था गिल, सवाई भट्ट और स्वरूप खान महोत्सव में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। वहीं महोत्सव स्थल पर बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसकी पुलिस अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फेस्टिवल बड़ा शानदार होगा। पिछली बार आपने देखा कि हजारों लोग वहाँ फेस्टिवल के अंदर जुड़े थे और हमारा ये प्रयास है कि इस बार भी फेस्टिवल अच्छा करें। हमारे यहाँ की जो लोकल फोक उनकी संस्कृति है, यहाँ के कलाकार हैं, उन कलाकारों को भी जोड़ें और साथ साथ में जो नामी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो देश में, जो आज के युवाओं के लिए मैं समझता हूँ एक संदेश दे सकते हैं, तो ऐसे आर्टिस्टों को बुला करके हम फेस्टिवल जो हमेशा हमारा रहता है कि पोखरण के अंदर इस प्रकार की शुरुआत हो, क्योंकि हमेशा जिला स्तर पर इस पर प्रोग्राम होते हैं। पोखरण में 2 फरवरी को मरु महोत्सव का आयोजन किया जाना है।
हर साल की तरह इस बार भी शानदार प्रोग्राम करवाया जाएगा। इस संबंध में आज सभी विभागों। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।